नमस्कार। जरा सोचिए, कोई बाहरी ताकत आए और सदियों से चले आ रहे जमीन से जुड़े कायदे कानूनों को रातों रात बदल दे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के बाद सामने आई। आज हम यही देखेंगे कि कैसे उनके बनाए गए नए नियमों ने सिर्फ जमीन के नक्शे ही नहीं बदले, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि जब कागज पर बनी बड़ी बड़ी योजनाएं जमीनी हकीकत से टकराती हैं, तो होता क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम 3 अलग-अलग इलाकों का सफर करेंगे। बंगाल के हरे भरे मैदान, राजमहल की रहस्यमयी पहाड़ियां और दक्कन का पठार। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली मंजिल है बंगाल। ये वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने ग्रामीण भारत पर अपना पहला और शायद सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा था कि वो सब कुछ अपने हिसाब से चला लेंगे, लेकिन जो हुआ उसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कंपनी का इरादा बिल्कुल साफ था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे उन्हें हर साल बिना किसी नागा के एक फिक्स रकम मिलती रहे, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्थानीय राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बनाया और उनसे कहा, देखिए, आप किसानों से लगान वसूलिए और हमें एक तय हिस्सा पहुंचा दीजिए। कागज पर तो यह प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जमीन पर इसने एक भूचाल ला दिया। और नतीजा? तबाही, सीधी सीधी तबाही। लगान की मांग इतनी ज्यादा थी कि जमींदार उसे चुका ही नहीं पाते थे। ऊपर से एक बड़ा ही क्रूर कानून था, सूर्यास्त कानून। मतलब अगर तय तारीख को सूरज ढलने तक पैसा नहीं पहुंचा तो अगले ही दिन आपकी पुश्तनी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसका असर यह हुआ कि शुरुआती कुछ सालों में ही बंगाल की 75% से ज्यादा जमींदारियां या तो बिक गईं या किसी और के हाथ चली गईं। अब इस पूरी उथल-पुथल के बीच गांव में पावर का एक नया सेंटर उभर रहा था। एक तरफ थे पुराने जमींदार जो लगातार कमजोर हो रहे थे, और दूसरी तरफ थे जोतदार, यानी गांव के अमीर और दबंग किसान। वो न सिर्फ जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कब्जा कर रहे थे, बल्कि व्यापार और साहूकारी से अपनी ताकत भी बढ़ा रहे थे। और हाँ, वो जमींदार को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। लेकिन देखिए, जमींदार भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस सिस्टम को ही मात देने का एक बहुत ही चालाकी भरा तरीका निकाला, फर्जी बिक्री। होता यह था कि वो जानबूझकर लगान नहीं चुकाते थे, जिससे उनकी जमीन नीलाम हो जाती। फिर नीलामी में वो अपने ही आदमियों से सबसे ऊंची बोली लगवाकर जमीन वापस खरीद लेते। बाद में वो आदमी भी पैसे देने से मना कर देते और नीलामी की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती। इस तरह वो कंपनी को थका देते थे और अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखते थे। कमाल का तरीका था सिस्टम से लड़ने का। चलिए, अब बंगाल के मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं राजमहल की घनी और जंगली पहाड़ियों में। यहाँ की कहानी जमींदारों और किसानों की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के टकराव की है। एक तरफ थी कुदाल और दूसरी तरफ था हल। कुदाल यहाँ के असली बाशिंदे, पहाड़िया लोगों का प्रतीक था। वो जंगलों को अपना घर मानते थे और झूम खेती करते थे। मतलब आज यहाँ खेती की, कल कहीं और। वहीं हल संथालों का प्रतीक था, जो एक जगह बसकर खेती करते थे। अब अंग्रेजों के लिए पहाड़िया लोग जंगली और उपद्रवी थे, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जबकि संथाल उनकी नज़र में आइडियल किसान थे, जो जंगल साफ करके खेत बना सकते थे और सबसे जरूरी बात, रेगुलर लगान दे सकते थे। तो अपने इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए अंग्रेजों ने दामन-ए-कोह नाम से एक बहुत बड़ा इलाका संथालों के लिए रिजर्व कर दिया। साल 1838 में इस इलाके में संथालों के सिर्फ 40 गांव थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। सिर्फ 13 साल के अंदर 1851 तक आते आते इन गांवों की संख्या 40 से बढ़कर 1473 हो गई। संथालों ने बहुत तेजी से जंगलों को साफ किया और खेत बनाए, लेकिन इस तरक्की की कीमत पहाड़िया लोगों को चुकानी पड़ी। उन्हें अपने पुश्तैनी घरों से निकालकर पहाड़ों में और भी अंदर जाने पर मजबूर कर दिया गया। पर कहानी में एक और ट्विस्ट था। विडंबना देखिए, जिन संथालों को अंग्रेजों ने एक आदर्श बसावट के लिए इस्तेमाल किया था, वो खुद बहुत जल्द उसी सिस्टम का शिकार हो गए। उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए, साहूकारों ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया और जमींदार भी उन पर अपना हक जताने लगे। और फिर 1855 में उन्होंने अपने ही शोषकों, साहूकारों, जमींदारों और हाँ, खुद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह कर दिया। हमारी आखिरी कहानी हमें दक्कन के पठार पर ले जाती है।
और ये कहानी दिखाती है कि कैसे हजारों मील दूर हो रही एक घटना, अमेरिका का गृह युद्ध, यहाँ के छोटे छोटे किसानों की किस्मत को पहले तो आसमान पर पहुंचा देती है और फिर उन्हें सीधा जमीन पर पटक देती है। दक्कन में अंग्रेजों ने एक अलग सिस्टम लागू किया, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। बंगाल से अलग यहाँ कोई जमींदार नहीं था। सरकार सीधे किसान से यानी रैयत से लगान वसूलती थी। लेकिन इसमें एक बड़ी पेच थी, लगान की दर फिक्स नहीं थी। हर 30 साल में सरकार इसे बढ़ा सकती थी, जिससे किसानों के सिर पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया, जिससे ब्रिटेन को कपास मिलना बंद हो गया। अचानक पूरी दुनिया की नजर भारत के दक्कन पर आ पड़ी। कपास की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगीं। साहूकार किसानों को आगे बढ़ बढ़कर कर्ज देने लगे। कुछ सालों के लिए तो ऐसा लगा जैसे किसानों की लॉटरी लग गई हो। लेकिन 1865 में जैसे ही अमेरिकी युद्ध खत्म हुआ, ये ख्वाब टूट गया। कपास की मांग और कीमतें दोनों ही धड़ाम से नीचे गिरी और किसान भारी कर्ज में डूब गए। इस दर्द को दक्कन के एक किसान की इस अर्जी में महसूस किया जा सकता है, जो उसने सरकार को लिखी थी। वो कहता है, हमारी खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं और वो इसका कोई जिक्र खातों में नहीं करते। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की चीख है जो एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और जब इन किसानों के सब्र का बांध टूटा, तो उन्होंने जो किया वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने साहूकारों के घरों पर हमला तो किया, लेकिन उनका मकसद पैसा या अनाज लूटना नहीं था। उन्होंने चुन चुनकर उन बही खातों, कर्ज के दस्तावेजों और बॉन्ड्स को जलाया, जिन्हें वो अपनी गुलामी की जंजीरें मानते थे। ये हिंसा से ज्यादा एक सांकेतिक विद्रोह था, अन्याय के हर सबूत को मिटा देने की एक कोशिश। तो हमने 3 अलग अलग इलाकों की 3 अलग अलग कहानियां देखीं, बंगाल, राजमहल और दक्कन। लेकिन इन तीनों में एक धागा कॉमन था, और वो था प्रतिरोध का, यानी विरोध का। आइए देखें कि लोगों ने अपने अपने तरीकों से इस नए सिस्टम का सामना कैसे किया। हर जगह विरोध का तरीका अलग था, जो वहां के हालात के हिसाब से था। बंगाल के चालाक जमींदारों ने कानून के दायरे में रहकर ही कानून को धोखा दिया। राजमहल के संथालों ने अपने वजूद को बचाने के लिए हथियार उठा लिए, और दक्कन के किसानों ने उन कागजों को ही आग लगा दी जो उनके शोषण का प्रतीक थे। हर कहानी हमें यही बताती है कि लोग चुपचाप सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं थे। इन तीनों कहानियों से हमें इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जब सत्ता में बैठे लोग बंद कमरों में नीतियां बनाते हैं, तो वो अक्सर ज़मीनी हकीकत और इंसानी जिंदगियों पर पड़ने वाले उसके असर को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जैसा कि हमने देखा, इसके नतीजे अक्सर अनपेक्षित और विस्फोटक होते हैं। और ये सब हमें एक ऐसे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब सिस्टम के नियम ही अन्यायपूर्ण लगने लगे हैं, तो क्या करना चाहिए? बंगाल के जमींदारों की तरह नियमों के साथ ही खेलना सीखना चाहिए, या फिर दक्कन के किसानों की तरह उस नियम की किताब को ही जला देना चाहिए? इस पर सोचेगा जरूर।